हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू मूवी 431। दोस्तों, आज हम 2021 में आई फैंटेसी हॉरर थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है द कर्ज। इस मूवी की शुरुआत सन 1917 से होती है, जब ब्रिटिश और जर्मनी के बीच में वॉर चल रही थी। यहाँ ब्रिटिश आर्मी के कैप्टन को गोली लग जाती है, जिन्हें जल्दी से कैंप के अंदर लाया जाता है। डॉक्टर जब कैप्टन की गोलियां निकालते हैं तो उन्हें उन गोलियों में एक अजीब सी गोली मिलती है जो कि चांदी की होती है, जिसे देखकर डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि जर्मन सोल्जर चांदी की गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैप्टन डॉक्टर को कुछ बताने की कोशिश करता है, मगर वो बताने से पहले ही मर जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सैलेट नाम की लेडी को देखते हैं जो किसी से मिलने आई होती है। इस घर में सैलेट अपनी फोटो को देखती है और कहानी 35 साल पीछे से शुरू होती है, जहाँ हम देखते हैं कि सैलेट का भाई एडवर्ड उसे तंग कर रहा है। तभी यहाँ इनकी मोम इज़ाबेल आती है, जो एडवर्ड को समझाती है कि अपनी बहन को तंग करना बंद करो। फिर हम सैलेट के डैड सैमस को देखते हैं। सैमस इस गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं, पर वो बहुत बड़े लालची हैं। वो दूसरों की जमीन पर कब्जा कर उन्हें अपना बना लेते हैं, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आगे जो उनके साथ होने वाला है वो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। फिर एक दिन इस गाँव में एक कबीला आया। इस कबीले की सरदार एक औरत थी जो अपने साथी को कुछ चांदी के सिक्के देती है और उसे कहती है कि इन्हें पिघलाकर इंसानों के जबड़े जैसी शक्ल दो। वो आदमी उन सिक्कों को पिघलाकर एक जबड़ा तैयार करता है और वापस लाकर सरदार को देता है, जो उस जबड़े पर कुछ जादू टोना करती है। उधर सैमस के लोग सैमस को बताते हैं कि गांव में एक कबीला आया है जो तुम्हारी जमीन को अपनी बता रहा है और उनके पास इस जमीन के दस्तावेज हैं। इस पर सैमस उन्हें कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें कल ही इस गांव से भगा दूंगा। अगले दिन सैमस कुछ पेशेवर कातिलों को लेकर कबीले वालों के पास आता है। सैमस के लोग कबीले के लोगों को वहां से जाने को कहते हैं, मगर वो लोग उन्हें मना कर देते हैं। तो सैमस के लोग कबीले के लोगों को बहुत बेरहमी से मारते हैं। कबीले की सरदार अपने बेटे के साथ वहां से भागने लगती है, पर सैमस के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। यहाँ इन्हें सरदार के पास वही चांदी का जबड़ा मिलता है, जिसे देखकर सैमस के लोगों को बहुत गुस्सा आता है। वो सरदार से कहते हैं कि इस गांव में जादू टोना करना मना है। अब ये लोग पहले तो सरदार के बेटे के हाथ पैर काटकर उसे लटका देते हैं जैसे कोई स्केरक्रो हो, और बाद में सरदार को जबड़े के साथ ही जिंदा दफन कर देते हैं। मगर दफन होते वक्त भी वो औरत कुछ मंत्र पढ़ रही होती है। यहाँ सैमस के लोग इस घिनौने काम को करने के बाद अपनी एक फोटो भी लेते हैं। अब रात में सैलेट को उसी जगह का सपना आता है। वो जमीन खोदकर उस औरत को बाहर निकालने लगती है तो उसे वहाँ पर वही जबड़ा मिलता है, पर तभी वो लटका हुआ आदमी अपनी गर्दन घुमाता है, जिसे देखकर सैलेट बहुत ज्यादा डर जाती है और उसकी आंख खुल जाती है। इसी रात इस गांव में एक जॉन नाम का आदमी आता है। जॉन एक पैथोलॉजिस्ट है। ये एक ऐसी संस्था है जो रहस्यमय तरीके से हुए मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करती है। सैलेट की तरह एडवर्ड को भी उसी जगह का सपना आता है। वो भी उस जगह पर जाता है और उस जबड़े को निकाल लेता है, पर तभी उस औरत की आत्मा एडवर्ड की तरफ बहुत तेजी से बढ़ती है और एडवर्ड चीख उठता है। तो वो देखता है कि वो चलकर घर से बाहर आ गया है। एडवर्ड की आवाज सुनकर उसकी मॉम और बहन बाहर आती है और एडवर्ड को अंदर ले जाती है। अगली सुबह एडवर्ड और सैलेट गांव के बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, तो यहाँ डिमी नाम का बच्चा इन सारे बच्चों को उसी जगह पर ले आता है और सब बच्चों से पूछता है कि तुम में से किस किस को इस जगह के सपने आते हैं। तो सारे बच्चे अपने हाथ ऊपर उठाते हैं। यहाँ पता चलता है कि ये डरावने सपने गांव के सभी बच्चों को आ रहे हैं। अब डेमी कब्र खोदकर उस चांदी के जबड़े को बाहर निकाल लेता है। जबड़ा निकलते ही कोई अंधे की शक्ति डेमी को अपने काबू में कर लेती है और डेमी उस जबड़े को अपने मुंह में फिट कर एडवर्ड पर हमला कर देता है। ये देखकर वो सारे बच्चे डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। सैलेट घर आकर बताती है कि एडवर्ड को चोट लगी है। सैमस एडवर्ड को लेकर घर आ जाता है। डेविड की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। सैलेट अपने पेरेंट्स से ये बात छुपाती है क्योंकि कब्र खोदने से पहले डेमी ने बच्चों से प्रॉमिस लिया था कि कोई भी इस बारे में किसी को नहीं बताएगा। डॉक्टर एडवर्ड को देखने के बाद सैमस को बताता है कि इसे किसी जंगली जानवर ने काटा है, जिसकी वजह से जहर शरीर में फैल गया है। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। फिर रात में सैलेट एडवर्ड के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनती हैं। जब वो चेक करने के लिए
लिए जाती है तो वो देखती है कि एडवर्ड के शरीर से कुछ अजीब बेलें बाहर निकलकर उसे जकड़ रही हैं। यह देखकर सैलेड बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने पेरेंट्स को जाकर बताती है। सेमस जब एडवर्ड को देखने के लिए कमरे में आता है तो एडवर्ड वहाँ पर नहीं होता। इस बात से वो पूरी फैमिली परेशान हो जाती है। सेमिस अपने बेटे को ढूंढने के लिए गाँव वालों को लेकर जंगल में आ जाता है, मगर उन्हें एडवर्ड कहीं भी नहीं मिलता। एडवर्ड के अचानक गायब हो जाने से उसकी मॉम बहुत ज्यादा दुखी होती है। वहीं जॉन का दोस्त पुलिस ऑफिसर जॉन को बताता है कि गांव के जमींदार का लड़का कहीं गायब हो गया है और उसे ढूंढने की जिम्मेदारी मुझे मिली है, इसीलिए तुम भी मेरे साथ चलो। हो सकता है कि जिन कबीले वालों को तुम ढूंढने यहाँ आए हो उनका कोई सुराग तुम्हें मिल जाए। उधर अगली सुबह सैलेट अपनी मेड के साथ चर्च में आती है, जहाँ मेडी पहले से ही मौजूद होता है। वो सैलेट को एक बुक में पढ़कर बताता है कि बरसों पहले 30 चांदी के शापित सिक्के थे जो कि कई हाथों में घूमते हुए आए हैं, और जब वो सिक्के एक औरत के हाथों में आए तो उसने उन्हें पिघलाकर एक जबड़ा बना लिया। यहाँ मेडी समझ जाता है कि ये वही जबड़ा था जिसे लगाकर उसने एडवर्ड को काटा था। सैलेट मेडी से पूछती है कि एडवर्ड कहाँ है, तो मेडी उसे बताता है कि उस जबड़े ने मुझे अपने काबू में कर लिया था और मुझे नहीं पता कि बाद में क्या हुआ। इससे पहले कि मेडी कुछ और बता पाता तभी वो मेड दरवाजा खोल देती है और मेडी डरकर वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी मेडी जंगल में एडवर्ड को देखता है और जब मेडी जंगल में आता है तो वहाँ पर एडवर्ड नहीं होता। अगले ही पल एक क्रीचर बहुत तेजी से मेडी के पास आता है और मेडी को बहुत बुरी तरीके से घायल कर देता है। मेडी उससे बचते हुए जंगल में बने एक घर के अंदर आ जाता है, मगर वो क्रीचर मेडी को देख लेता है और इस बार वो मेडी को मार देता है। अब जॉन और वो पुलिस ऑफिसर सेमस के घर आते हैं। जॉन सेमस से एडवर्ड और टाउन में चल रहे मर्डर के बारे में पूछता है तो सेमस उन दोनों को जंगल में लेकर आता है। यहाँ जॉन डेमी की लाश को देखकर हैरान हो जाता है। सबको लगता है कि मेडी को किसी जंगली जानवर ने मारा है, मगर जॉन के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। इसके बाद जॉन सेमस के साथ उसके घर पर आ जाता है और छानबीन करने लगता है। यहाँ जॉन को एडवर्ड के दरवाजे पर खून लगा दिखाई देता है। जॉन उसे उतारकर अपने पास रख लेता है। अब रात में जॉन भी उसी जगह का सपना देखता है। जॉन जैसे ही उस चांदी के जबड़े को बाहर निकालता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ और बेटी के पीछे वही लटका हुआ आदमी खड़ा है जो उन दोनों को अपने साथ जंगल में ले जाता है। ये देखकर जॉन भी बहुत ज्यादा डर जाता है और उसकी भी आंख खुल जाती है, जिसके बाद जॉन उस खून के सैंपल को टेस्ट करने लगता है, पर कई बार कोशिश करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो जॉन उस सैंपल के साथ अपना खून मिक्स कर टेस्ट करता है और उसे पता चलता है कि ये खून किसी जानवर का है, क्योंकि सैंपल वाले खून ने जॉन के खून के सेल्स को खाना शुरू कर दिया था और उन्हें अपने अंदर शामिल कर लिया था। ये देखकर जॉन समझ जाता है कि ये खून जिस भी जानवर का है वो इंसानों को अपने जैसा बना रहा है। तभी जॉन को बाहर किसी की आवाज आती है। जॉन जब दरवाजे पर जाकर देखता है तो उसे बाहर एक खतरनाक क्रीचर दिखाई देता है। जॉन सेमस को गल लाने को कहता है और जब बाहर आकर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। ये देखकर सेमस उसी रात गांव के कुछ मुअज़्ज़ज़ लोगों को मीटिंग के लिए बुलाता है। तो जॉन उन्हें बताता है कि गांव के अंदर एक खतरनाक क्रीचर खुला घूम रहा है जो देखने में बहुत ही डरावना है। मेरी इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि मेडी को मारने वाला और डेविड को उठाने वाला यही क्रीचर है, इसीलिए जब तक हम उस क्रीचर को पकड़ न ले आप सभी गांव वालों से कह दें कि वो अपनी खिड़की और दरवाजे अच्छी तरह से कवर कर ले। साथ ही गांव में से कोई भी खेतों में काम करने ना जाए। मगर अगली सुबह गांव के 3 लोग फिर भी अपने खेतों में काम करने के लिए आ जाते हैं। तभी वो क्रीचर उनमें से 2 लोगों को मार देता है और उनमें से एक लड़की के ऊपर हमला कर उसे बहुत बुरी तरीके से घायल कर देता है। लड़की किसी तरह भागकर गाँव में पहुँच जाती है। ये खबर मिलते ही जॉन उस लड़की के पास आता है तो डॉक्टर उसे कहता है कि उस लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब है। फिर जॉन सेमस को लेकर घटना वाली जगह पर पहुंचता है, मगर उन्हें वहां उन 2 आदमियों की डेड बॉडी नहीं मिलती। अब जॉन सेमस को बताता है कि सभी गांव वालों की जान खतरे में है, क्योंकि वो क्रीचर जिसे भी काटता है वो भी उसके जैसा ही हो जाता है। इसीलिए गांव वालों को सेफ रखने के लिए हमें इन्हें चर्च के अंदर बंद रखना होगा। अगले दिन सेमस सभी गांव वालों को चर्च के अंदर भेज देता है। फिर हम उस जख्मी लड़की को देखते हैं जो घर से भागकर जंगल में आ जाती है। तभी एडवर्ड की तरह उसके शरीर के अंदर से भी बेलें निकलने लगती हैं और उसे बहुत ज्यादा प्यास लगने लगती है। तो वो लड़की अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी के अंदर आ जाती है। पानी में आते ही उस लड़की में अजीब से बदलाव होने लगते हैं। उधर जॉन इज़ाबेल रात में बात कर रहे थे तो जॉन इज़ाबेल को बताता है कि वो यहाँ एक
कबीले वालों को ढूंढने आया था, क्योंकि कुछ साल पहले मेरे गांव में भी एक ऐसा ही क्रेचर आया था जिसने मेरी पत्नी और बेटी को मार दिया था। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि कबीले के लोगों ने हमारी जमीन को श्राप दिया था और मेरा श्राप मेरी पत्नी और बेटी की मौत के बाद खत्म हो गया था। तब से मैं उन कबीले वालों को ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं उन्हें रोक सकूं। ये सुनकर इजाबेल जॉन को सच्चाई बताने लगती है। वो कहती है कि कुछ दिन पहले एक कबीला यहाँ आया था जो मेरे पति से अपनी जमीन मांग रहा था। इससे पहले कि इजाबेल जॉन को कुछ और बता पाती, तभी यहाँ पर सेमस आ जाता है और इजाबेल को रोक देता है और जॉन पर गुस्सा होता है। वो जॉन से कहता है कि तुम जिस काम के लिए यहाँ आए हो सिर्फ वही करो। अगली सुबह जॉन उसी जंगल में आकर एक जाल बिछाता है और उस क्रीचर का इंतजार करने लगता है। कुछ घंटे बीतने के बाद वो क्रीचर उसी जंगल वाले घर में आ जाता है जहाँ उसने डेमी को मारा था। जॉन उसे घर के अंदर जाते देख लेता है और अब जॉन पूरी तरह से तैयार होता है। वो क्रीचर जैसे ही जॉन के ऊपर हमला करता है तो जॉन उसे अपने बिछाए जाल में फांस लेता है और उसे शूट करके मार देता है। जिसके बाद जॉन उस क्रीचर को लेकर गांव में आ जाता है और उसे सेमस के गोदाम में लाकर पटक देता है। सेमस और उसके साथी उस क्रीचर को देखकर बुरी तरह से घबरा जाते हैं। अब जॉन उस क्रीचर के पेट को चीरता है, जिसके अंदर से वही गाँव की लड़की बाहर निकलती है जो अभी भी जिंदा होती है, मगर अब वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। यहाँ उस लड़की का अंकल भी मौजूद होता है जो उसे देखकर बहुत ज्यादा दुखी होता है। जॉन लड़की के अंकल को लड़की को शूट करने को कहता है, मगर उसके अंकल शूट करने से मना कर देते हैं। जॉन के दबाव देने पर उसके अंकल उस लड़की को शूट कर देते हैं। अब एडवर्ड के डैड जॉन से पूछते हैं कि क्या मेरे बेटे का भी यही हाल होगा। ये सुनकर जॉन सेमस पर बहुत गुस्सा होता है। वो सेमस से कहता है कि ये एक श्राप है जो उन कबीले वालों ने तुम्हें दिया है, इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो मुझे सच बताओ कि तुमने उन कबीले वालों के साथ क्या किया। और अब सेमस जॉन को सारी सच्चाई बता देता है, जिसे सुनने के बाद जॉन सेमस को कहता है कि तुम्हारी घटिया हरकत की वजह से पूरा गांव मुसीबत में आ गया है, क्योंकि वो क्रीचर जिसको भी काटता है वो भी उसके जैसा ही बन जाता है। ये सुनकर सेमस को बहुत गुस्सा आता है। वो जॉन से कहता है कि मैं उन सब क्रीचर को ढूंढकर खत्म कर दूंगा। ये कहकर सेमस अपने साथियों के साथ उन क्रीचरों को ढूंढने के लिए जंगल में आ जाता है। उधर जॉन सैलेड के पास आता है और सैलेड से उस दिन के बारे में पूछने लगता है जब वो सारे बच्चे उस शापित जगह पर गए थे। और अब सैलेड भी जॉन को सारी सच्चाई बता देती है। वो कहती है कि उस दिन एडवर्ड को डेमी ने ही काटा था और फिर उसने उस जबड़े को चर्च के अंदर छिपा दिया था। ये सुनकर जॉन उसके साथ चर्च में आ जाता है और उस चांदी के जबड़े को देखकर अब उसका शक यकीन में बदल जाता है। वो समझ जाता है कि ये जबड़ा जादुई है, इसे लगाकर जो भी इंसान दूसरे इंसान को काटेगा वो भी उसी क्रीचर में बदल जाएगा। वहीं सेमस की सर्वेंट एनिस जब कपड़े लेने के लिए बाहर आती है तो वो क्रीचर एनिस पर हमला कर देता है और उसे भी बहुत बुरी तरीके से घायल कर देता है। मगर एनिस ये बात सबसे छिपाती है कि उसे उस क्रीचर ने काटा है, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने बता दिया तो सेमस उसे मार देगा। वहीं जॉन उस जबड़े को पिघलाकर उनसे चांदी की गोलियां बना लेता है, क्योंकि अब उन गोलियों से ही ये श्राप खत्म हो सकता है। रात में सेमस भी अपने घर वापस लौट आता है। वहीं जॉन जब उस क्रीचर का इंतजार कर रहा था तो उसे बाहर लटके हुए कपड़ों पर खून दिखाई देता है। ये देखकर जॉन जल्दी से नीचे आता है और सेमस से पूछता है कि क्या तुम सब ठीक हो। तो सेमस कहता है कि हम तो सब ठीक हैं। कुछ देर बाद सेमस को एनिस के कमरे से अजीब सी आवाज आती है तो सेमस चेक करने के लिए एनिस के कमरे में आता है, पर वहाँ पर एनिस नहीं होती। तभी पीछे से आकर एनिस, जो अब एक क्रीचर में बदल गई थी, वो सेमस के ऊपर हमला कर देती है और सेमस को बहुत बुरी तरीके से घायल कर देती है। पर सेमस के हाथ किसी तरह उसकी गल लग जाती है और वो एनिस को शूट कर उसे मार देता है। अब क्योंकि सेमस जानता है कि अब वो भी एक क्रीचर बन जाएगा तो वो अपनी पत्नी और बेटी की जान बचाने के लिए घर से भागकर अपने गोडाउन के अंदर आ जाता है। पर इजाबेल उसे जाते देख लेती है। इजाबेल ये बात जॉन को बताती है तो जॉन उसे कहता है कि तुम अपनी बेटी को लेकर चर्च के अंदर चली जाओ। और जॉन खुद सेमस के पास आता है। सेमस जॉन से माफी मांगता है और जॉन को बताता है कि उस क्रीचर ने उसे काट लिया है, इसीलिए उसका मरना ही बेहतर है। हालांकि जॉन उसे ऐसा करने से मना करता है, पर सेमस खुद को आग लगाकर अपनी जान दे देता है। वहीं इजाबेल अपनी बेटी को लेकर चर्च में जाने लगती है, पर तभी एक क्रीचर इनके घर के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर ये दोनों छिप जाती हैं। पर तब तक वहाँ पर जॉन आ जाता है, जो इन दोनों को लेकर चर्च की तरफ भागता है। वो क्रीचर इन्हें देख लेता है
और इनका पीछा करता है, मगर ये तीनों किसी तरह चर्च के अंदर आ जाते हैं। यहाँ एक आदमी जॉन से कहता है कि ऐसे हम कब तक चर्च के अंदर रहेंगे, हमें बाहर जाकर उन क्रीचर को खत्म करना होगा। तो जॉन उस आदमी को समझाता है कि इन क्रीचर को सिर्फ चांदियों की गोलियों से ही मारा जा सकता है, इसीलिए हमें यहीं रुककर सुबह होने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि सुबह तक आर्मी भी हमारी मदद के लिए यहाँ आ जाएंगी। रात में सबके सोने के बाद इजाबेल रो रो कर प्रे कर रही थी कि तभी उसे एडवर्ड की आवाज आती है, जो अपनी मॉम से कहता है कि मैं बाहर खड़ा हूँ, प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए। इजाबेल जज्बाती होकर दरवाजा खोल देती है। वो क्रीचर अंदर आकर सभी लोगों के ऊपर हमला कर देता है। अब जॉन उस क्रीचर को चांदी की गोली से शूट करने लगता है, पर बीच में इजाबेल आ जाती है। जॉन उसे समझाता है कि अब ये तुम्हारा बेटा नहीं है, पर इजाबेल जॉन की एक नहीं सुनती। तभी वो क्रीचर इजाबेल को भी काट लेता है। ये देखकर जॉन इजाबेल को गोली मार देता है, जो इजाबेल के शरीर को पार कर उस क्रीचर को लग जाती है, जिसके बाद एडवर्ड अपने इंसानी रूप में आ जाता है। इजाबेल अपने बेटे को गले से लगाकर मर जाती है, पर एडवर्ड बच जाता है। अब एडवर्ड और उसकी बहन इस दुनिया में बिल्कुल अकेले रह गए थे, तो जॉन उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि सैलेड जॉन से ही मिलने आई थी, जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। सैलेड से मिलने के बाद जॉन की भी मौत हो जाती है और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।